हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं जो फोर्थ चैप्टर चल रहा था 11th क्लास से। तो उसमें अभी केन थोड़ा जो टॉपिक रह रहा था उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। इससे पहले देखिए वृत्तीय गति, कोणीय विस्थापन, ठीक है, और कोणीय वेग के बारे में बता चुके हैं और उनका रिलेशन भी सिद्ध कराया था आपस में रेखीय वेग के साथ या रेखीय विस्थापन के साथ। तो देखिए बात करते हैं अभिकेन त्वरण की, ठीक है। तो अभिकेन त्वरण जब होता है तो उससे क्या मतलब होता है कि जब वस्तु क्या करती है, वृत्तीय गति करती है, ठीक है। तो जब वृत्तीय गति करती है तो उसमें क्या होता है, वस्तु का जो वेग की जो डायरेक्शन होती है उसके लिए जो बात करते हैं वो निकालते हैं हम किसी बिंदु पर टेंजेंट खींचकर, यानी स्पर्शी खींचकर। तो स्पर्शी के अनुदिश क्या होती है, वस्तु के वेग की दिशा होती है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि इस पथ पर कोई वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। तो उसकी डायरेक्शन अगर हम इस पॉइंट पर निकालें तो वो इस तरह से होगी, ठीक। तो ये क्या हुआ, उसका वेलोसिटी वेक्टर होगा। रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस यहाँ सेंटर से अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें सेंटर को तो वो क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस कहलाएगी। अब हमारे पास मेन चीज़ है कि अभिकेन त्वरण कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिए वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है कि वस्तु का जो कण है उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है यानी परिमाण होता है वो तो होता है फिक्स, यानी नियत रहेगा, अचल रहेगा। लेकिन हमारे पास उसकी डायरेक्शन होती है। देखिए अब मान लिया मैं यहाँ से पॉइंट एक टेंजेंट खींचूँ तो उसकी डायरेक्शन कुछ और होगी, यहाँ पॉइंट था तो यहाँ डायरेक्शन कुछ और है। तो यानी हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है। तो डायरेक्शन चेंज होने से केवल जो वेग है उसमें परिवर्तन होता है। डायरेक्शन चेंज होने से वेग में परिवर्तन होगा तो डायरेक्शन चेंज से वेग में परिवर्तन से उत्पन्न होगा इसमें त्वरण, ठीक है। और इस त्वरण की जो डायरेक्शन होती है वो सदैव क्या होती है, केंद्र की ओर होती है और त्रिज्या के अनुदिश होती है, ठीक है। और इसी त्वरण को हम बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र त्वरण। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कोई पार्टिकल था जो किसी टाइम बिंदु P पर था, ठीक है। अब उसने क्या किया कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने फिगर बना रखी है, इसके अकॉर्डिंग वो P से Q तक जाता है, यानी जो सर्कुलर मोशन है करता हुआ P से Q तक पहुंच जाता है। तो उसका जो P पॉइंट है, P पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर हुआ वो r1 और Q के लिए हुआ r2। P पर और Q पर जो वेलोसिटी वेक्टर हुए वे हुए v1 और v2 वेक्टर, ठीक है। इनके बीच में अगर एंगल की बात करें तो एंगल हुआ थीटा, ठीक। ये तो एक नॉर्मल। अब यहाँ से P से Q जो मैंने मिला रखा है ये आपके लिए एक डायग्राम का काम करेगा। अभी मैंने क्या किया, इस v1 वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ाया है, ठीक है। क्या किया है, थोड़ा आगे बढ़ाया। और जो ये v2 वाला है इसको अगर मैं डॉट डॉट करके पीछे कर दूँ, ठीक है, तो ये आपको इस r वाले पॉइंट पर आकर मिलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। अब जब हमारे पास देखिए अब ये एक डायग्राम ये बन गया, एक डायग्राम ये है। अब देखिए इसमें जो है, जो हमारे पास जो इस टाइम जो कह सकते हो आपकी डायरेक्शन होगी अभिकेंद्र त्वरण की, वो क्या होगी, इनवर्ड होती है, यानी सेंटर की ओर होगी। तो अब हमारे पास यहाँ जो ये v1 और v2 वेक्टर के लिए एक डायग्राम बना है, तो इसमें जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी, ये भी अंदर की ओर से होगी। आप वो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यहाँ आप अगर लो लगाएंगे तो, ठीक है। अब हमारे पास, अब मैं इस इतने डायग्राम को केवल ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको उठा के अलग बनाया है RSQ। तो ये वाला एंगल कितना लिखा हुआ है, थीटा, तो ये एंगल भी कितना लिख दिया, थीटा। अब एंगल ये भी थीटा, तो ये थीटा कहाँ से आया, देखिए ये थीटा है। तो यहाँ जो ये वाला एंगल होगा ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। कितना होगा, 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये वाला कोण 90, ये वाला कोण 90, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो ये वाला 90 और 90 180, बचा कितना, इन दोनों का योग केवल 180 बचा। अब 180 में से अगर ये कोण में घटा दूँ थीटा तो इसका मान बच जाएगा। अब ये एंगल फिर से कितना 180 है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ये एंगल कितना बच गया, थीटा। या इसको आप क्या मान के चलिए, x मान के चलिए, x मान लीजिए। तो अब इन दोनों का योग, क्योंकि ये एक सिंपल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180। तो 180 से 180 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया, थीटा, ठीक है। ये हुआ इसका कि ये दोनों एंगल बराबर कहते हैं, ठीक। तो ये थीटा है तो वो भी थीटा हुआ। अब दोनों एंगल देखिए, यहाँ आपके पास दो ट्राइंगल हैं, क्या है, एक तो है आपका OPQ और दूसरा ट्राइंगल है RSQ, ठीक है। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो आपने 10th में समरूपता पढ़ी है। तो समरूपता से क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों के बीच समरूप होंगे, कैसे,
मैं बात करूँ रेडियस की, तो किसी भी वृत्त की रेडियस कभी चेंज नहीं होती है, तो r1 और r2 क्या होंगे, बराबर होंगे, तो r को मान लिया, यानी इन वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड हैं r1 r2 के, तो फिर उसकी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, r आएगा, ठीक है। यानी r1 वेक्टर का मोड और r2 वेक्टर का मोड अगर आप निकालने लगे तो वो r आएगा। ऐसे ही अगर v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का मोड निकाला जाए तो वो भी बराबर आएगा, क्योंकि एक समान चाल से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, यानी एक नियत चाल से वस्तु क्या है, गतिमान है, ठीक है, एक समान चाल से। तो अब देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ, एंगल बराबर हैं, दोनों साइडों की जो रेशियो आएंगे वे बराबर आएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल क्या हो गए, ये समरूप हो गए। कैसे हो गए, समरूप। जब एंगल समरूप होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती है क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ही मैं आपको बताऊँ, त्वरण निकाल रहे हैं, ये आपको मैं केवल लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि हमें क्या याद रखना है और कैसे रखना है। जब हमें त्वरण निकालना है तो हमें वेग परिवर्तन चाहिए, यानी ये वाली भुजा चाहिए, ठीक। तो आप पहले यही वाली भुजा लिख लीजिए, डेल्टा। जब आपने डेल्टा v लिखा है तो डेल्टा r वाली साइड यहाँ से चाहिए होगी आपको, तो डेल्टा r आप दूसरी साइड लिख लीजिए, दूसरे ट्राइंगल की, ये वाला, ठीक। अब आप जो दूसरी भुजा है उसको जो मर्जी आप लिख लीजिए, चाहे तो यहाँ से v1 वाली लिख लीजिए, तो यहाँ से r1 वाली आएगी, यहाँ से v2 वाली आएगी, तो यहाँ से r2 आएगी। तो यहाँ से क्या लिख लीजिए, v1 और यहाँ लिख लीजिए r2, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड लिखे हैं मैंने, वेक्टर नहीं लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अब बात करते हैं आगे, इसको अगर हम सोल्व करें तो डेल्टा v इक्वल टू आ जाएगा, v1 की जगह वैल्यू रख लेते हैं v, ठीक है, अपॉन r और डेल्टा r, यानी लिखेंगे क्योंकि v1 इज इक्वल टू v एंड r1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो r, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड आएंगे करेंगे, ठीक, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, v और r है। अब डेल्टा t से क्या कर दीजिए, दोनों ओर भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू v अपॉन r इंटू डेल्टा r अपॉन, ठीक है। अब देखिए डेल्टा r अपॉन t की वैल्यू v हो जाती है, कैसे हो जाती है कि अगर हम, चलिए बात करते हैं अलग से, अभी तो ये है डेल्टा देखिए, ठीक। अगर मैं इसको डेल्टा की जगह d लिख दूँ, ठीक है, क्या लिख दूँ, d, तो यहाँ आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको a और b लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ डेल्टा के साथ है तो डेल्टा एक सूक्ष्म राशि को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा कि आपको लिमिट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों और लिमिट का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और लिमिट यूज करते हैं इस तरीके से, लिमिट ये होता है लिमिट लिखने का तरीका, और डेल्टा t टेंस टू 0, यानी एरो लगाइए आप, तो एरो को बोला जाता है टेंस टू, और यहाँ आ जाता है 0, यानी डेल्टा t टेंस टू 0 v अपॉन r इंटू लिमिट, ठीक है, डेल्टा t टेंस टू 0 और डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। तो देखिए इसकी जो वैल्यू जाती है वो कितनी जाती है, a, कितनी जाती है, a, v अपॉन r आपका लिखा हुआ है, ठीक। अब ये कितना हो जाता है, देखिए इसका मान हो जाता है r अपॉन t में जाता है v, तो a बराबर v स्क्वायर अपॉन r। तो आप ये सूत्र भी यूज कर सकते हैं, ये भी विकिरण त्वरण का सूत्र है। और देखिए एक v का फॉर्मूला आपने रिलेशन में पढ़ा था, v बराबर r ओमेगा, आपको याद हो तो ये था रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। जब रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध की हम बात करते हैं तो ये वाली वैल्यू उठा के कहाँ रख लेते हैं, v, यानी अब हमारे पास जो वृत्तीय गति हो रही है इसमें कोणीय वेग लाना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ आपको जो v है यानी जो a का सूत्र है वहाँ v की जगह r ओमेगा का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और अपॉन में r, तो a बराबर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, तो a बराबर r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ साथ देखिए जब अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है तो अभिकेंद्र बल भी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये तो केवल मैं बता रहा हूँ कि अभिकेंद्र बल भी उत्पन्न होता है, उसके लिए मैं बता दूँ आपको F बराबर ms, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी जो डिटेल्स है वो अगले हम टॉपिक में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है एक नियत चाल से, तो उसकी जो दिशा होती है वेग की वो क्या होती है, लगातार बदलती रहती है,
लगातार दिशा बदलने के कारण क्या होता है, वस्तु में क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब उसमें होता क्या है कि जो उसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा इनवर्ड होती है, यानी जो एक्सप्रेशन उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा इनवर्ड होगी, यानी रेडियस के अकॉर्डिंग केंद्र की ओर होने से मतलब है। तो ये हुआ आपका त्वरण उत्पन्न होना और उसकी दिशा, और इसी त्वरण को बोलते हैं हम अभिकेंद्र त्वरण। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र त्वरण। अब आगे देखिए, हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया जिसमें P और Q दो पॉइंट हुए, जिसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो O से P पर जो वस्तु है वो क्या है कि स्टार्टिंग में है, वो यहाँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग गति कर रही है और वो Q तक पहुँच जाती है, Q तक पहुँच जाती है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो P के लिए और Q के लिए जो स्थिति सदिश है वो R1 और R2 है। ठीक, अब इन्हीं पॉइंट पर जो वेलोसिटी के वेक्टर होंगे वे क्या होंगे, v1 और v2। अब देखिए दोनों वेक्टर को, उसको v2 वाले को थोड़ा पीछे मिलाएं अगर हम, और v1 वाले को थोड़ा आगे बढ़ा दें, तो ये वाला ये जो डायग्राम है हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब डायग्राम कंप्लीट हुआ तो हमने अभी मैंने आपको सॉल्यूशन करके बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल सेम आएंगे, यानी बराबर आएंगे नहीं आएंगे। कैसे, ये 90 है, ये 90 है, तो 90 होने का मतलब इन दोनों का योग बचा 180। ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा बचेगा। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा और ये वाला एंगल अगर x मान लें तो ये स्ट्रेट लाइन है पी एस जो लिखी हुई है, तो जो r एंगल होगा वो कितना होगा, 180। तो 180 पर दो एंगल बने हुए हैं, एक तो ये x जो माना मैंने और एक ये 180 माइनस थीटा जो निकाला, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 से 180 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू x निकल के आ जाएगा। तो x की जगह वैल्यू रख दिया थीटा। इस केवल ट्राइंगल को एक अलग से बना के रखा है। ठीक है, अब आप दोनों में क्या कीजिए, समरूपता की कंडीशन लगाइए। तो समरूपता की कंडीशन लगाने के बाद मैंने आपको बताया कि समरूप कैसे हुए, दोनों के एंगल बराबर हैं, दोनों के जो वेक्टर हैं रेडियस वाले और जो वेलोसिटी वाले जो वेक्टर्स हैं उन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट हैं। तो आप R1/R2 निकाल लीजिए तो 1 आएगा, V1/V2 निकाल लीजिए तो 1 आएगा। तो जो रेशो इनका है, जो रेशो इनका वो भी बराबर है, या ऐसे ना निकाल के आप ऐसे निकाल लीजिए V1/R1 और V2/R2, तो V/R ही आएंगे दोनों। ठीक है, V/R ही आएंगे दोनों, तभी आप कह सकते हैं समरूप है। अब जब समरूप है ट्राइंगल, तो समरूप ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आप क्या लगा सकते हैं कि जो बाकियों की भुजाएं हैं वे क्या हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, समानुपातिक हो सकती हैं। तो समानुपात में हमने क्या लिख दिया, उनकी दोनों भुजाएं लिख दी। एक तो आपको देखना है, बोला था वेग परिवर्तन चाहिए, मतलब वेग परिवर्तन वाली साइड जरूर चाहिए, यानी डेल्टा v। तो डेल्टा v, तो जब यहाँ से डेल्टा वाली आपने साइड ली है तो यहाँ से भी डेल्टा वाली साइड लेंगे, तो डेल्टा वाली साइड यहाँ से भी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा v और डेल्टा r दोनों ली थी, यहाँ से v1 उठा लिया और यहाँ से क्या उठा लिया, r1। ठीक है, अब यहाँ से क्या लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डेल्टा v यहाँ v1 हो जाएगा, तो v1 और r1 की वैल्यू हमने रख रखी है। ठीक है, अब दोनों क्या करते हैं, डेल्टा t से भाग कर दीजिए, तो डेल्टा v/डेल्टा t v/r आ जाएगा, और डेल्टा r/डेल्टा t ऐसे आ जाएगा। ठीक, मतलब डेल्टा r के बटे में t लिखेंगे। दोनों और अब क्या कर लेते हैं, लिमिट का यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम लिमिट यूज नहीं करेंगे डेल्टा t के लिए तो तब तक हम इसको a और b के रूप में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ से इसको a और इसको b लिख लीजिए, a बराबर b स्क्वायर हमारा आ जाएगा। आपने रिलेशन पढ़ा था, रेखीय वेग बराबर कोण या वेग में, तो v बराबर r ओमेगा, आप v की जगह उठा के r ओमेगा रख दीजिए, आपका जो पार्टिकल है वो सोल्व हो गया, a बराबर r ओमेगा इसका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब का शेयर करना ना।